ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर पे रुके थे, राइट ना। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, और उसको हमने तीन कंपोनेंट्स में देखा था कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है तो कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कि 3i कैप विच स्टेट्स दैट 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस ऑफ 2j कैप विच स्टेट्स दैट 2 यूनिट्स इन y direction plus of 3k cap that means 3 units in z direction. I, j and k caps are unit vectors which specify specific directions x direction, y direction and z direction. Or 3, 2, 3 are nothing but scalar components of the vector A. 3i, 2j and 3k are vector components of vector A. Right? So यहाँ तो हम पिछली वीडियो में रुके थे. Right? Now आइए देखते हैं नया कंसेप्ट, दैट इज यूनिट वेक्टर। हमने जब वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर चालू किया था तब इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा था कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, राइट ना। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, राइट। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर से दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर, राइट, वेक्टर ए या फिर ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर को क्या मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कई वेक्टर्स का एक वेक्टर्स का सम ये पूरा ए वेक्टर हुआ है। जैसे कि यूनिट वेक्टर हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट करते हैं, ए कैप प्लस ए कैप प्लस ऑफ ए कैप प्लस ऑफ ए कैप, कई सारे ए वेक्टर्स के एक यूनिट्स मिल करके पूरा ए वेक्टर बना है, राइट ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पूरा ए वेक्टर इज नथिंग बट सम ऑफ यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए कैप, राइट ना। एक यूनिट वेक्टर, 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 इन सब का सम हमें पूरा एक वेक्टर देता है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, राइट ना। यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या है, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, राइट ना। एक जो वेक्टर है उसका एक यूनिट इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर, राइट। जैसे कि ए कैप डिनोट कैसे करते हैं हम, ए कैप, राइट। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टोटल एक वेक्टर है और उसका मुझे एक यूनिट फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली क्या मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप इज नथिंग बट जो पूरा का पूरा ए वेक्टर है उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से, अगर ये कुछ मैग्नीट्यूड है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड करूं तभी तो मुझे एक यूनिट मिलेगा, राइट ना। पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं, जो भी टोटल वेक्टर होगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो ही तो मुझे 1 मिलेगा। लेकिन वेक्टर को हम डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, राइट ना। जैसे कि ए वेक्टर हमें मालूम है, ए वेक्टर ये स्पेसिफाई कर रहा है एक वेक्टर को जो कि डायरेक्शन, एग्जांपल के लिए हम समझ लिया कि वो डायरेक्शन ये है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा, राइट ना। ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि इसका ए वेक्टर का डायरेक्शन भी रहेगा और वो डायरेक्शन में एक कैप मिलेगा मुझे, राइट ना। कितना, एक यूनिट, राइट। या फिर अगर मैं कहूं कि नहीं मेरे पास कोई वेक्टर बी वेक्टर है, बी वेक्टर, राइट ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर का यूनिट कैप, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब कि बी कैप इज नथिंग बट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, राइट। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सी वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में, राइट, सी वेक्टर, सो क्या मैं कह सकता हूं कि सी कैप दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ सी कैप इज नथिंग बट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, राइट। सो henceforth यूनिट वेक्टर कुछ नहीं तो the whole vector divided by its magnitude will give me the unit vector of that vector in the same direction। जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसी के वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, राइट ना। यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का है सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब कि सी कैप और सी वेक्टर का यूनिट कैप है, इसलिए सी कैप का डायरेक्शन सी वेक्टर में ही रहेगा, राइट। सो इतना तो समझ में आ गया कि जो यूनिट वेक्टर है दैट कैन बी फाउंड बाय द एक्सप्रेशन, अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के अपॉन
उसका जो मैग्नीट्यूड है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, राइट ना। आइए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप, 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ k कैप, राइट ना। ए वेक्टर है, ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब कि ए कैप फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट। नाउ ए वेक्टर जो है हमें तो मालूम है, ए वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ k कैप अपॉन magnitude of a vector. Now magnitude of a vector is nothing but under root of square of scalar terms, that is 2 square plus of 3 square plus of 1 का square will be equal to, क्या मैं कह सकता हूँ कि it is equal to 2i cap plus of 3j cap plus of k cap upon कितना हो जाएगा ये 4 plus 9 13 एक 14 अंडर रूट ऑफ 14। सो क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनल यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन, डिनोमिनेटर स्प्लिट अगर कर दूं 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 इन आई डायरेक्शन, दैट इज आई कैप प्लस ऑफ 3 बाय अंडर रूट ऑफ 14 इन जे डायरेक्शन, दैट इज जे कैप प्लस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 के कैप इन z direction. So this is your unit vector of this A vector, right, where 2 upon under root of 14, 3 upon under root of 14 and 1 upon under root of 14, ये जो टर्म्स है ये तो स्केलर कंपोनेंट्स है, और 2 upon under root of 14 into I cap is a vector component, 3 upon under root of 14 along with J cap is a vector component, and 1 upon under root of 14 ये जो पूरा टर्म है along with K cap is a vector component. सिर्फ जो स्केलर्स हैं, नंबर्स हैं, these are scalar components of this unit vector, and along with their direction I cap, J cap, K cap, ये जो पूरा टर्म है that is they are vector components, right. So we have unit vector का फॉर्मूला a cap equals to a vector upon magnitude of the a vector. किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलेगा, राइट. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड for the next concept, that is vector joining 2 points. Now लेट अस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 3 डायमेंशन में कुछ 2 पॉइंट्स हैं, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस ऑफ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स, से पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इन्हें कुछ नाम दे देंगे, से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट. लेट द कोऑर्डिनेट्स, अगर स्पेस में है तो हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी x1, y1 एंड z1, एंड सिमिलरली जो बी है उनके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे x2, y2 एंड z2. और अगर मैं कहूं कि वेक्टर ए बी, राइट ना, ए से बी तक का जो भी पॉइंट ज्वाइन करेगा अगर मैं उसे वेक्टर कहूं तो कह सकता हूं कि वेक्टर ए बी, दिस इज योर ए बी वेक्टर, राइट. नाउ अगर मैं ओरिजिन को पॉइंट ए से ज्वाइन करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए इज a position vector, right ना. any vector which joins any point which join any vector which is formed by a point in space and
its origin point or initial point is your origin, it is termed as a position vector. So OA एक पोजीशन वेक्टर है. सिमिलरली अगर मैं B पॉइंट को भी ओरिजिन से जोड़ दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि OB डायरेक्शन टुवर्ड्स B, राइट ना, OB भी एक पोजीशन वेक्टर है, राइट. तो क्या मैं कह सकता हूं कि OA वेक्टर ये एक पोजीशन वेक्टर है, राइट. OB वेक्टर भी एक पोजीशन वेक्टर है, राइट. नाउ हमने अगर ए बी पॉइंट ज्वाइन किया है और उसे वेक्टर एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो यहां देखिए ओ ए इज अ वेक्टर, ए बी इज अ वेक्टर, ओ ए एंड ए बी, क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए और ए बी ये ट्राइंगल के दो साइड्स फॉर्म हो रहे हैं और इनके डायरेक्शन इन द सेम सेंस है, और ओ बी इज अ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज डायरेक्शन इज इन अपोजिट साइड. तो क्या मैं कह सकता हूं कि बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना, ओ ए वेक्टर plus of a b vector are the two sides of a triangle in same sense is equal to the third side will be the addition of both the two vectors in opposite sense. OB का तो सेंस वैसे भी अपोजिट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों का एडिशन दैट इज ओ ए वेक्टर प्लस ऑफ ए बी वेक्टर गिव्स मी ओ बी वेक्टर, राइट. ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर. और क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर, राइट. सो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ, इस टर्म को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो इट विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर, राइट. नाउ अगर मैं कहूं कि ओ बी, तो ओ बी तो एक पोजीशन वेक्टर है, राइट ना, ओ बी इज अ पोजीशन वेक्टर, ओ ए इज अ पोजीशन वेक्टर. तो ओ बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ए पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स है, तो ओ बी वेक्टर कैन आई से कि ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट x2 आई कैप प्लस ऑफ y2 j कैप प्लस ऑफ z2 k कैप, तो ओ बी वेक्टर हो गया. सिमिलरली ओ ए वेक्टर, सिंस ए पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कैन आई से फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो उस पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर कह सकता हूं क्या. ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट x1 आई कैप प्लस ऑफ y1 j कैप प्लस ऑफ z1 के कैप, राइट, इज इक्वल टू, क्या मैं कह सकता हूं कि इस वेक्टर में से इस वेक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इट विल बी इक्वल टू सेम डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें से वो माइनस होगा, मतलब कि x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 j कैप प्लस ऑफ z2 minus of z1 k cap will give me a b vector, right. now यहां ध्यान दीजिए a b vector is equal to b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ऑफ a के कोऑर्डिनेट, राइट ना, x2 y2 z2 b कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1 z1 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो ए बी वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स माइनस ऑफ ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स. सो इसके बाद हम ये रूल ध्यान में रखेंगे कि जब भी दो पॉइंट्स होंगे तो जो इनिशियल पॉइंट है और जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं माइनस करूं तो मुझे वो दोनों वेक्टर मिलेगा, मतलब कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स.
जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर पी क्यू वेक्टर है, तो पी क्यू वेक्टर विल बी ओ क्यू वेक्टर माइनस ऑफ ओ पी वेक्टर, राइट ना, ओ क्यू वेक्टर माइनस ऑफ ओ पी वेक्टर। या फिर अगर मैं कहूं कि मेरे पास बी ए वेक्टर है, तो बी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर, फाइनल पॉइंट दैट इज टर्मिनल पॉइंट माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट, राइट। सो हमेशा टर्मिनल पॉइंट माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट हम करेंगे, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे। से हम एग्जाम्पल ले लेंगे फ्रॉम द बुक ओके, लेट अस हैव एन एग्जाम्पल। फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P। दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 0 पॉइंट P एंड Q। वी हैव अनदर पॉइंट, say point Q having some coordinates -1, -2 and -4 directed from P to Q. Find the vector। हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q, मतलब P से Q की तरफ अगर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज नथिंग बट वेक्टर PQ, राइट। नाउ वेक्टर PQ इज इक्वल टू, अगर हम सीधा सीधा, हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स है, और अब भी जो हमने कंसेप्ट देखा, हमने कहा कि जो टर्मिनल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में से जो इनिशियल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस कर देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि PQ वेक्टर विल बी Q वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स माइनस ऑफ P वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, और Q वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि -1 -2 दैट इज minus of 1 minus 2 I cap plus of -2 -3 J cap plus of -4 -0 K cap is equal to -1 -2 -3 I cap plus of -2 -3 minus of 5 J cap plus of -4 -0 will be -4 K cap। तो फाइनल क्या मैं कह सकता हूं कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू -3 I cap माइनस ऑफ 5 J cap माइनस ऑफ 4 K cap, राइट। दैट इज टर्मिनल पॉइंट माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स होते, से पॉइंट L हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स 7 8 एंड 9, और हमारे पास एक से कोऑर्डिनेट है ऑफ M हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट M इज हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स से 8 9 एंड 10। तो क्या मैं कह सकता हूं कि द वेक्टर LM विल बी इक्वल टू M माइनस ऑफ L, M के कोऑर्डिनेट्स माइनस ऑफ L, दैट इज 8 माइनस ऑफ 7 1 I cap plus of 9 minus of 8, 9 minus 8 is again 1, that is J cap plus of again 10 minus of 1, that is again 1 K cap. So LM vector will be equal to I cap plus of J cap plus of K cap, right? Okay, so that is all about vector joining two points. Let us move forward और देखेंगे हम कि सेक्शन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, राइट ना। पहले हमने सेक्शन फार्मूला क्लास 11 में स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन और फॉर एंड अ मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली और हाउ अ सेक्शन फार्मूला वर्क्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, सेक्शन फार्मूला फॉर वेक्टर्स। Before going to this concept,
टू अप्लाई इट ऑन वेक्टर्स, हम पहले समझ लेंगे कि जो हमने 11th में सेक्शन फार्मूला फॉर स्ट्रेट लाइंस यूज किया था वो कैसे वर्क करता है, और अगर वो बात हमें अच्छे से समझ रही है तो ऑब्वियसली जो सेक्शन फार्मूला फॉर वेक्टर्स है वो भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा, राइट ना। नाउ सेक्शन फार्मूला अगर फॉर इंटरनल डिवीजन को अगर हम समझने की कोशिश करें, समझ लीजिए कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है, से पॉइंट P Q, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट P एंड Q, एंड वी हैव अनदर पॉइंट P और Q के अगर हम कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करें, से P इज हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स x1 y1, P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q पॉइंट इज हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसीडर कर लेंगे, राइट ना। टू पॉइंट्स P Q, P के कोऑर्डिनेट्स Q के कोऑर्डिनेट्स, और एक पॉइंट R आता है सच दैट जो R पॉइंट है वो सेगमेंट PQ को इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट ना। इंटरनली मतलब कि उसके दो पार्ट्स ऐसे करता है कि जो R है वो पॉइंट लाइन के अंदर ही कहीं पर लाई करता है, और वो किस हिसाब से डिवाइड करेगा, मान लीजिए कि PR और RQ का रेशियो, PR और RQ का मतलब कि PR अपॉन RQ कैन आई से विल बी इक्वल टू कुछ रेशियो ले लेंगे हम m/n, दैट इज PR को हम कंसिडर कर लेंगे m और RQ को n, राइट ना। सो इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट R टू द सेगमेंट इन द रेशियो m/n। इन दैट केस जो पॉइंट R है, मतलब कि जो उस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, दे विल बी इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करते थे हम, m इंटू अपोजिट साइड, m इंटू x2 प्लस ऑफ n इंटू n, अपोजिट साइड के कोऑर्डिनेट्स x1 अपॉन m प्लस n, राइट ना। x कोऑर्डिनेट था और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू m इंटू x की जगह पे हम y ले लेंगे, m इंटू अपोजिट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स m इंटू y2 प्लस ऑफ n इंटू अपोजिट साइड के कोऑर्डिनेट्स y1 अपॉन m प्लस n। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग x कोऑर्डिनेट, राइट ना। ये हमारा जो पूरा क्वांटिटी है इतना तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और यहां से y की वैल्यू, और ये x y किसकी वैल्यू है, जो पॉइंट R दोनों पॉइंट्स को, मतलब कि उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, राइट ना। इस रेशियो का हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और जब भी हम वेक्टर्स को अप्लाई करेंगे या फिर लाइंस को अप्लाई करेंगे तो हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। डायग्राम हमेशा, अगर पॉइंट्स अलग भी दिए हैं तो थोड़ा सा विजुअलाइज करके इस टर्म में लाने की कोशिश कीजिए, राइट ना। समझिए कि अगर यहाँ पे m दिया है, n दिया है, तो हम सिर्फ हमारे दिमाग में अज्यूम करेंगे कि जो एक्चुअली m दिया है वो p है, राइट ना। इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, PR अपॉन RQ, राइट ना। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन की अगर बात करें तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, से पॉइंट P कंसीडर कर लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स से x1 y1 ही कंसीडर करेंगे, x1 y1, पॉइंट Q कंसीडर करेंगे हैविंग कोऑर्डिनेट सम x2 y2, राइट। और R पॉइंट अगर उस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली उस लाइन के ऊपर नहीं लाई करेगा, उसके कहीं पे बाहर लाई करेगा, सच दैट लेकिन उस लाइन के लाइन ऑफ एक्शन में ही रहेगा, राइट ना। मतलब कि अगर इस लाइन को कहीं मैं एक्सटेंड करता तो जो पॉइंट R है जो उसे किसी रेशियो में डिवाइड करता है वो या तो यहां रहेगा या तो यहां न रखते हुए हम इसी लाइन को अगर कहीं एक्सटेंड करते हैं, हम लाइन पे नहीं कह रहे हैं, लाइन के एक्सटेंशन पे, मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन पे, तो पॉइंट कहीं R यहां रहेगा, राइट ना। ओके, दोनों केसेस में देख लेते हैं कि अगर पॉइंट हमने यहां कंसीडर किया, से पॉइंट R इज डिवाइडिंग द लाइन PQ एक्सटर्नली, और इस R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x और y क्या होंगे, राइट ना। दैट वाज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ये किसके लिए है फॉर्मूला, फॉर इंटरनल डिवीजन, राइट। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कहता है
कि अगेन हम ये रेशियो ध्यान में रखेंगे किसमें, पी आर अपॉन आर क्यू, है ना, पी आर अपॉन आर क्यू विल बी इक्वल टू एम अपॉन एन, दैट इज एम इज टू एन, राइट। पी आर ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा m, और आर क्यू दैट इज r से q तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू n, राइट ना, m n। तो अगेन जो हमारा पॉइंट r है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू अगेन m इंटू अपोजिट साइड m इंटू x2 माइनस ऑफ n इंटू x1 अपॉन m माइनस n, राइट। m इंटू x2 माइनस ऑफ n इंटू x1 अपॉन m माइनस n विल गिव मी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r पॉइंट जो इन्हें डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा। और y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, अगेन m इंटू अपोजिट साइड का कोऑर्डिनेट y2 माइनस ऑफ n इंटू y1 अपॉन m माइनस ऑफ n। सो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट किसके, r पॉइंट के। r क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है जो इस pq लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, किसी रेशियो कौन से, m/n में, m/n मतलब कि pr/rq में, राइट। और ये जो हमारा फॉर्मूला था इसे हमने कहा था एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, राइट। नाउ आइए दूसरी केस देख लेते हैं कि अगर ये पॉइंट एक्सटर्नली दूसरी तरफ होता, राइट ना, अगर पॉइंट जो हम R कंसीडर कर रहे हैं, जो पॉइंट PQ को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को अगर मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन कहीं पर यहां कंसीडर कर लेता हूं, पॉइंट R हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स x एंड y, तो वो कैसे डिवाइड करेगा। तो अगेन जो पॉइंट R है तो हमारा जो रेशियो है वो हमेशा यही रहेगा। इसीलिए हमने कहा था कि आप हर बार फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और इस रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखिए। पी आर, राइट ना, पी आर इज नथिंग बट m, तो पी आर m है और आर क्यू जो है, राइट, आर क्यू इज n, आर क्यू क्या है, n, और रेशियो कौन सा रहेगा, m/n, राइट। तो अगेन हमारा जो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला है वो उसके हिसाब से जो r है, r के x और y कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि दिस रिलेशन विल गिव मी x कोऑर्डिनेट और ये जो रिलेशन है दैट इज नथिंग बट योर y कोऑर्डिनेट, राइट। सो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमारे पास कोई पॉइंट PQ है, से P इज हैविंग सम कोऑर्डिनेट x1 y1, हमारे पास कोई पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं, और हम एक पॉइंट R इंट्रोड्यूस करते हैं सच दैट जो R है वो PQ सेगमेंट का मिड पॉइंट है, राइट ना, जो R पॉइंट है दैट R इज लाइंग ऑन द लाइन PQ and is dividing the line PQ in same parts, equal parts, मतलब कि R पॉइंट जो है वो PQ का मिड पॉइंट है और R के कोऑर्डिनेट्स x एंड y होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स कौन से, तो क्या हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट अ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, that is the point which divides the line segment into two equal parts, will be equal to x1, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा that will be equal to y2 प्लस y1, या फिर हम इसे y1 प्लस y2 अपॉन 2 कह देंगे, राइट। सो दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। नाउ रिमेंबर, ये जो तीनों फॉर्मूला हमने देखे दे आर फॉर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए, स्ट्रेट लाइंस के लिए। नाउ अगर ये इतना कंसेप्ट आपको ध्यान में आ रहा है तो दीज कंसेप्ट्स आर समवॉट इक्विवेलेंट टू द सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स।
तो अब हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स। Okay, let us see how a section formula works in terms of vectors, right? मान लीजिए कि हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, से दिस इज सम वेक्टर, वेक्टर पी क्यू कह देंगे, राइट? वेक्टर पी क्यू, एंड लेट अस इंट्रोड्यूस अ पॉइंट आर on the vector PQ which divides the vector PQ in the ratio m:n, राइट ना? क्या कह रहे हैं हम? PQ एक वेक्टर है, PQ वेक्टर के ऊपर R वेक्टर एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, सच दैट जो R वेक्टर है वो PQ वेक्टर को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट? नाउ m:n, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे हम कि PR अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू m/n, राइट ना? इसी रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि क्या हम कह सकते हैं कि NPR विल बी इक्वल टू m इंटू आर क्यू, राइट ना? NPR विल बी इक्वल टू m इंटू आर क्यू, राइट? और सिंस ये वेक्टर है तो वेक्टर्स रहने देंगे, PR अपॉन आर क्यू विल बी n इंटू PR वेक्टर प्लस m इंटू आर क्यू वेक्टर, राइट? ओके, अगर मैं कहूं कि P पॉइंट और Q पॉइंट और R पॉइंट किसी ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे हैं, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट P को ओरिजिन से जोड़ता है वो जो वेक्टर होगा, मतलब कि OP वेक्टर, वो एक पोजीशन वेक्टर होगा, राइट? तो OP वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर है तो हम उसे एक नाम दे देंगे कि OP वेक्टर इज नथिंग बट A वेक्टर, राइट? नाउ जो Q वेक्टर है उसको अगर मैं ओरिजिन से जोड़ देता हूं तो जो हमारा OQ वेक्टर है वो भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, एंड लेट दैट पोजीशन वेक्टर बी B वेक्टर। और जो पॉइंट R है उस R पॉइंट को भी अगर ओरिजिन से जोड़ दूं तो मुझे अगेन एक वेक्टर मिलेगा और इसे हम कह देंगे R वेक्टर, राइट? सो इनिशियली हमारे पास वेक्टर कौन सा है? PQ वेक्टर। PQ वेक्टर को R पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, किस रेशियो में? m:n रेशियो में, राइट? नाउ इन दैट केस द वैल्यू ऑफ R वेक्टर, है ना? ये जो R वेक्टर जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, दैट R वेक्टर विल बी इक्वल टू m इंटू B वेक्टर प्लस ऑफ n इंटू A वेक्टर अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। R वेक्टर विल बी इक्वल टू MB वेक्टर प्लस ऑफ NA वेक्टर अपॉन m प्लस n, राइट? नाउ आइए देख लेते हैं एक्चुअली ये रिलेशन आ कहां से रहा है। अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल कंसीडर करता हूं OPR, है ना? ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे हम? OPR। तो ट्रायंगल OPR में, है ना, PR एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, राइट ना? और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर मैं लगाता हूं तो OP प्लस PR वेक्टर, OP वेक्टर प्लस ऑफ PR वेक्टर विल गिव मी OR वेक्टर, राइट ना? OR वेक्टर। नाउ OP वेक्टर तो हमें मालूम है, इट इज नथिंग बट OP वेक्टर इज A वेक्टर प्लस ऑफ PR वेक्टर। PR वेक्टर हमारे पास नहीं है तो PR वेक्टर इक्वल टू M वेक्टर कह सकते हैं हम, राइट ना? PR वेक्टर तो फिर PR वेक्टर विल बी इक्वल टू OR वेक्टर। OR वेक्टर इज R वेक्टर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि PR वेक्टर इज नथिंग बट R वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर, राइट ना? जो PR वेक्टर है, PR वेक्टर इज नथिंग बट R वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर। ये कहां से फाइंड आउट किया हमने? जब ये ट्रायंगल कंसीडर किया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं तो OR वेक्टर और RP वेक्टर दोनों भी
टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है और अगेन मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर लगा दूं, ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम, ट्राइंगल ओ आर क्यू, ट्राइंगल ओ आर क्यू, ट्राइंगल ऑफ एडिशन अगर लगाया तो ओ आर वेक्टर प्लस ऑफ आर क्यू वेक्टर एंड इट विल गिव मी ओ क्यू वेक्टर, ओ आर वेक्टर तो हमें मालूम है इट इज नथिंग बट आर वेक्टर प्लस ऑफ आर क्यू वेक्टर। आर क्यू वेक्टर तो हमारे पास है नहीं, उसे रहने देंगे, इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर, या फिर फाइनली क्या आर क्यू वेक्टर को लिख सकता हूं बी वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर को उस तरफ अगर ले गया तो आर क्यू वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर, राइट। नाउ हमने रेशियो यही लिया था और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यूज करूं दैट इज n इंटू पी आर वेक्टर शुड बी इक्वल टू m इंटू आर क्यू वेक्टर, तो n इंटू पी आर वेक्टर तो है हमारे पास दैट इज आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, इट शुड बी इक्वल टू m इंटू आर क्यू वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर। इस बात को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मुझे रिलेशन मिलेगा n इंटू आर वेक्टर माइनस ऑफ n इंटू ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर माइनस ऑफ m इंटू आर वेक्टर। आर के टर्म्स अगर मैं साथ में ले लूँ, m वेक्टर को इस तरफ लेकर के आ रहा हूँ तो m इंटू आर वेक्टर प्लस ऑफ n इंटू आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एम बी वेक्टर, एन आर वेक्टर ये वाला एम बी वेक्टर ऐसे ही रहने देंगे, एम बी वेक्टर माइनस ये माइनस एन ए वेक्टर को अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊं तो इट विल बी प्लस ऑफ एन ए वेक्टर, राइट। और यहाँ से अगर मैं आर वेक्टर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचता है एम प्लस एन, राइट ना। आर वेक्टर अगर मैं कॉमन ले लूँ आर वेक्टर तो m प्लस एन रहता है और उस m प्लस एन को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो मुझे m प्लस एन कुछ यहाँ मिलेगा, राइट। तो पूरा का पूरा रिलेशन कैसा मिलेगा, r वेक्टर विल बी इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस ऑफ एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस एन। r वेक्टर इज एम बी वेक्टर प्लस ऑफ एन ए वेक्टर, m अपोजिट साइड का वेक्टर, b वेक्टर प्लस ऑफ n इंटू अपोजिट साइड का वेक्टर a वेक्टर अपॉन m प्लस एन। और ये जो वेक्टर है दैट इज नथिंग बट सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो हम इसे नाम दे देंगे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, साफ साफ ऐसे ही लिख देंगे। that is r vector equals to m into b vector plus of n into a vector upon m plus n, right. So this is the section formula for internal division of vectors, right. Okay, now अगर हम कहें कि हमारे पास कोई p q वेक्टर है, से दिस इज p वेक्टर q वेक्टर और एक पॉइंट पी क्यू वेक्टर और वी हैव अ पॉइंट आर पॉइंट सच दैट आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली, और उसे अगर इस तरफ अगर हम ले लें, यहाँ कुछ पॉइंट आर है, आर पॉइंट इज डिवाइडिंग पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो, अगेन यही रेशियो पी आर बाय आर क्यू। तो क्या हम कह सकते हैं कि आर से पी तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू m और r से q तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कह देंगे n, राइट ना। m इज टू n, राइट। अगर m इज टू n में डिवाइड कर रहा है तो एक पॉइंट r हम इनके पोजीशन वेक्टर्स ले लेंगे, से फ्रॉम द ओरिजिन अप टू पॉइंट p इज योर a वेक्टर, फ्रॉम द ओरिजिन you have point r as your r vector
और ओरिजिन से ही पॉइंट Q तक का जो वेक्टर है दैट इज अगेन अ पोजीशन वेक्टर, और उसे हम नाम दे देंगे ए बी वेक्टर। इन दैट केस आर वेक्टर विल बी इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर माइनस ऑफ n इंटू ए वेक्टर अपॉन m minus n, and this is a formula for external division of vectors. Right? So vector formula for internal division, vector formula for external division, and इन केस अगर पॉइंट मिड पॉइंट पे ही डिवाइड करता है, से वी हैव पॉइंट P, पॉइंट Q, और जो R पॉइंट है दैट R पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर PQ। इन दैट केस क्या हम कह सकते हैं कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस P तक का है उसे हम A वेक्टर कह रहे हैं, ओरिजिन से जो Q तक का डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट योर बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंड आर पॉइंट का जो वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज योर आर वेक्टर, ए वेक्टर, आर बी वेक्टर, आर वेक्टर आर ऑल पोजीशन वेक्टर। इन दिस केस द आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। सो दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स। सो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 इन केस अगर आर मिड पॉइंट है तो, राइट। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स तीनों केसेस में है। इंटरनली अगर आर पॉइंट डिवाइड करता है तो जो आर वेक्टर होगा वो ये होगा, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आर वेक्टर विल बी दिस मच, और इफ द पॉइंट आर इज the midpoint of that vector, in that case the r vector, position vector of the dividing point, r vector is a vector plus b vector upon 2। ये जो टर्मिनोलॉजी से इसे ध्यान में रखिए, ये एक बार करके देख लीजिए आपके बुक्स नोटबुक्स में, सच दैट आपको ध्यान में रहे कि जो पहला पॉइंट है उसका पोजीशन a वेक्टर है, जो दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है, राइट। सो इट विल मेक द थिंग्स अ बिट सिंपलर, राइट। ओके, टू
ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड और डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट दैट इज डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है ना। डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है तो वो पोजीशन वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, तो कॉस ऑफ दीज एंगल्स दैट इज कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, इन्हें ही हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और इन्हें कॉस ऑफ अल्फा को हम L से भी डिनोट करते हैं, कॉस ऑफ बीटा को हम M से डिनोट करते हैं और कॉस ऑफ गामा को हम N से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस कुछ हमने ऐसा पढ़ा था। और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कुछ नहीं तो कुछ नंबर्स हैं, राइट ना। हमने क्या कहा था कि डायरेक्शन रेशियो आर नथिंग बट नंबर्स। नंबर्स कैसे नंबर्स? प्रोपोर्शनल हैं। किससे प्रोपोर्शनल है? L, M एंड N। और इन नंबर्स को हम किससे डिनोट करते थे? A, B एंड C। सो A, B, C कुछ नंबर्स हैं विच आर प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा। A, B, C जो है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, राइट ना। A, B, C क्या है? कुछ नंबर्स हैं जो इन्हें प्रोपोर्शनल है और इस A, B, C को हम डायरेक्शन रेशियो कह रहे हैं। और L, M एंड या फिर कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा क्या है? कॉस ऑफ एंगल्स हैं। और एंगल्स कौन से? जो एक पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रहा हो, राइट। नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। सिंस जब हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था तब हमने कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ा था और इसीलिए तब उसे डिस्कस करने का कोई महत्व नहीं बनता था, राइट। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और कंपोनेंट फॉर्म में दैट वेक्टर इज 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ k कैप, राइट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ k कैप्स। तो फॉर दिस वेक्टर से फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। नाउ ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, कंपोनेंट फॉर्म में 2, 3 एंड यहां पे इसका कोएफिशिएंट 1 है। 2, 3 और 1 जो है वो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है। 2i, 3j और 1k ये तो वेक्टर कंपोनेंट है। 2, 3 और 1 जो है वो स्केलर कंपोनेंट है। किसी भी वेक्टर का जो भी स्केलर कंपोनेंट होता है वही उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है? 2, 3 एंड 1। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2, 3, 1। क्या कहा हमने? किसी भी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है दैट इज से डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर इज 2, 3, 1, राइट। किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वही उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर सच दैट बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 7k कैप, तो बी वेक्टर के 3, -2 और 7 ये स्केलर कंपोनेंट्स है। तो बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो होंगे 3, -2, 7, राइट। सो डायरेक्शन रेशियो तो हमें मिल जा रहे हैं। नाउ फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन कोसाइंस जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। अगर मेरे पास ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप होगा। ए कैप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा। जैसे कि ए कैप क्या होगा?
A vector upon magnitude of A vector, right? A vector is nothing but A cap upon A cap is nothing but A vector upon magnitude of A vector is equal to A vector कितना है हमारे पास 2i cap plus of 3j cap plus of k cap upon magnitude of A कैसे फाइंड आउट करते हैं हम एक्स वाई जेड का स्क्वायर उसका समेशन मतलब कि 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हम कह सकते हैं कि 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 अंडर रूट ऑफ 14 और इस अंडर रूट ऑफ 14 को अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 जे कैप प्लस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 के कैप दिस इज अंडर रूट ऑफ 14 राइट। तो हमारे पास ए कैप यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिला और यूनिट वेक्टर के 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 ये एक स्केलर कंपोनेंट है 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 स्केलर कंपोनेंट है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 स्केलर कंपोनेंट है मतलब कि हमें मिल गए अब डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर या फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर किसके डायरेक्शन कोसाइंस ए वेक्टर के कितने हैं 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे ले लो राइट ओके। तो अब साफ बात है कि जो दिया हुआ वेक्टर रहेगा उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है दो आर डायरेक्शन रेशियोज और दिए हुए वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे राइट। अब अगर ये बात समझ में आ रही है तो क्या मैं एक बात लिख सकता हूं कि फॉर ए यूनिट वेक्टर अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल है ना। अगर हमें वेक्टर दिया हुआ ही एक यूनिट वेक्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ वेक्टर जो है वो एक वेक्टर दिया है ए कैप विल बी इक्वल टू हमें कुछ ये ऐसा दिया है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 आई कैप प्लस ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 जे कैप प्लस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 के कैप राइट ना। हमें दिया हुआ ही वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है और कहा कि इस वेक्टर के जो ए वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है इसका हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताओ और डायरेक्शन रेशियो बताओ राइट। तो डायरेक्शन रेशियो तो दिया हुआ वेक्टर अगर यही है तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स 1 2 और 3 यही स्केलर कंपोनेंट्स है मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलेंगे अगर मैं एक इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूं और ये जो ए कैप है ये खुद एक यूनिट वेक्टर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट जो होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे और उसके स्केलर कंपोनेंट्स तो यही हैं 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 दैट मीन्स फॉर अ यूनिट वेक्टर द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल राइट ओके। वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू विथ द एक्सरसाइज 10.2 in the next lecture.